Introducing the Current Affairs Workbook. It is an activity-driven learning comprising summaries, quick facts, MCQs, true-false statements, mains practice questions, and ethics case studies, consolidated into a comprehensive workbook. Dive into our monthly magazine summary, a concise overview capturing key insights, events, and trends of the month. Unlock the power of our Quick Facts block, your rapid reference toolkit with essential facts, figures, and critical statistics. Experience our dynamic activities like MCQs and true-false statements to subjective questions and ethics case studies that refine your analytical thinking and articulation skills. Track your progress with our dedicated self-evaluation page, your personal growth monitoring and improvement tool. नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे, जिसमें हर खबर है जरूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। लोकसभा में एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पेश किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की शक्तियों का विस्तार किया। जर्मनी के चांसलर के सदन में विश्वास मत हारने के बाद जर्मनी में आकस्मिक चुनाव आयोजित किए जाएंगे। एक संसदीय स्थायी समिति ने लोकसभा में किसानों के कल्याण के लिए अनुदान मांगों पर रिपोर्ट प्रस्तुत की। राधाकृष्ण समिति ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA के पुनर्गठन की सिफारिश की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ई-कोर्ट्स मिशन मोड परियोजना के तीसरे चरण को मंजूरी दी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं पहली मुख्य खबर पर। लोकसभा में एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पेश किए गए। देश में एक साथ चुनाव कराने की व्यवस्था तय करने वाले दो विधेयक लोकसभा में औपचारिक रूप से पेश किए गए। ये दो विधेयक हैं 129वां संविधान संशोधन विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024। चलिए सबसे पहले 129वें संविधान संशोधन विधेयक 2024 के मुख्य प्रावधानों को समझ लेते हैं। पहला है, संविधान में एक नया अनुच्छेद 82A जोड़ा जाएगा, जिसके अंतर्गत एक साथ चुनाव का प्रावधान किया जाएगा। नए अनुच्छेद के अनुसार भारत का चुनाव आयोग लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ आम चुनाव कराएगा तथा सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल के साथ समाप्त हो जाएगा। दूसरा, अनुच्छेद 83 में संशोधन करना, जिसमें असमाप्त अवधि, मध्यावधि चुनाव और आम चुनाव की परिभाषा दी गई है। आपको बता दें कि संशोधन के अनुसार जब लोकसभा 5 वर्ष के पूर्ण कार्यकाल से पहले भंग हो जाती है तो लोकसभा विघटन की तिथि और पूर्ण कार्यकाल की समाप्ति के बीच की अवधि असमाप्त अवधि यानी अनएक्सपायर्ड पीरियड मानी जाएगी। इसी के साथ समय से पहले लोकसभा विघटन के बाद मध्यावधि चुनाव होंगे। इस चुनाव से जिस नई लोकसभा का गठन होगा उसका कार्यकाल केवल असमाप्त अवधि के लिए ही होगा। उदाहरण के लिए, यदि लोकसभा अपने 5 साल के कार्यकाल को पूरा किए बिना 3 साल में भंग हो जाती है तो मध्यावधि चुनाव के बाद गठित लोकसभा का कार्यकाल केवल 2 वर्षों का होगा। और आखिर में अनुच्छेद 172 में संशोधन के तहत नया प्रावधान राज्य विधानसभाओं के लिए असमाप्त अवधि और पूर्ण कार्यकाल को परिभाषित करता है। अब दूसरे विधेयक यानी केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 के प्रमुख प्रावधान भी जान लेते हैं। इसके जरिए केंद्र शासित प्रदेश अधिनियम 1963, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अधिनियम 1991 तथा जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। आपको बता दें कि ये संशोधन विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के कार्यकाल को एक साथ चुनाव के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल के अनुरूप करने के लिए प्रस्तावित है। आइए अंत में एक साथ चुनाव कराने का महत्व भी जानते हैं। पहला, मतदान प्रतिशत में वृद्धि होगी। बार बार और जल्दी जल्दी चुनाव होने से मतदाता उदासीन हो जाते हैं, वह मतदान नहीं करते हैं। एक निश्चित अवधि पर चुनाव होने से मतदाताओं में उत्साह बना रहेगा। दूसरा, नीति और विकास में निरंतरता सुनिश्चित होगी। बार बार आदर्श आचार संहिता लागू होने से नीतियों एवं कार्यक्रमों को लागू करने में व्यवधान उत्पन्न होता है। इसे पॉलिसी पैरालिसिस भी कहा जाता है। और आखिर में अधिकारियों का उनके मूल कार्यों से हटना। चुनावों में सरकारी अधिकारियों और सुरक्षा बलों की बार बार तैनाती से उनके वास्तविक कार्य प्रभावित होते हैं। बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की शक्तियों का विस्तार किया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी को NIA अधिनियम 2008 के तहत अनुसूचित अपराधों से संबंधित गैर अनुसूचित अपराधों की जांच करने का भी अधिकार है। आपको बता दें कि NIA अधिनियम 2008 में उन अनुसूचित अपराधों की श्रेणियों को निर्धारित किया गया है जिनकी NIA जांच कर सकती है। इनमें परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962, विमान अपहरण प्रतिबंधक विरोधी अधिनियम 1982, सार्क कन्वेंशन यानी आतंकवाद दमन अधिनियम 1993, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 आदि के तहत उल्लिखित आपराधिक कृत्य भी शामिल हैं। चलिए अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। यह एक केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी है। इसे 26/11 मुंबई आतंकी हमलों को मद्देनजर रखते हुए NIA अधिनियम 2008 के तहत स्थापित किया गया है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा इसके 2 क्षेत्रीय कार्यालय गुवाहाटी और जम्मू में स्थित हैं। अब इसके कार्यों को देखें तो यह भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता, अन्य देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों आदि को प्रभावित करने वाले NIA अधिनियम 2008 की अनुसूची में निर्धारित अपराधों की जांच करता है। आगे बढ़ते हुए NIA को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम भी जान लेते हैं। इसमें पहला है NIA संशोधन अधिनियम 2019। NIA के कार्यक्षेत्र को मानव तस्करी, प्रतिबंधित हथियारों के विनिर्माण या बिक्री, साइबर आतंकवाद आदि से संबंधित अपराधों तक बढ़ा दिया गया है। NIA के कार्यक्षेत्र को भारत की सीमाओं से परे अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक बढ़ा दिया गया है। साथ ही आतंकवाद के वित्त पोषण और जाली भारतीय मुद्रा नोटों यानी FICN की जांच के लिए NIA को केंद्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी के रूप में भी नामित किया गया है। इसके अलावा बिग डेटा एनालिटिक्स के लिए नेशनल टेरर डेटा फ्यूजन एंड एनालिसिस सेंटर यानी NTDFAC की स्थापना की गई है। खबर के अंत में NIA यानी राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण और CBI केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की भूमिकाओं और संरचनाओं की तुलना से उनके कार्यक्षेत्र और प्रगति के अंतर को भी समझ लेते हैं। NIA एक वैधानिक निकाय है जो गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है और इसका मुख्य कार्य आतंकवाद से संबंधित अपराधों की जांच करना है। दूसरी ओर CBI एक गैर वैधानिक निकाय है जो कार्मिक मंत्रालय के अधीन कार्य करती है और इसका मुख्य लक्ष्य भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करना है। इस प्रकार NIA और CBI अपने अपने क्षेत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा और भ्रष्टाचार के मुद्दों को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जर्मनी की चांसलर के सदन में विश्वास मत हारने के बाद जर्मनी में आकस्मिक चुनाव आयोजित किए जाएंगे। आकस्मिक चुनाव यानी स्नैप इलेक्शंस एक ऐसा चुनाव होता है जिसका आयोजन निर्धारित चुनाव से पहले अप्रत्याशित रूप से किया जाता है। इसका आयोजन अक्सर किसी विशिष्ट राजनीतिक अवसर का लाभ उठाने या संसद में गतिरोध को हल करने के लिए किया जाता है। चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि जर्मन की चुनाव प्रणाली कैसे काम करती है। पहले है मिश्रित सदस्य अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। जर्मन चुनाव प्रणाली बहुमत या फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली, प्रथम वोट, और लैंडर यानी दूसरे वोट में पार्टी सूचियों के लिए वोटों के आधार पर अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का मिश्रित रूप है। आपको बता दें कि बुंदेस्टेग जो कि संसद का निम्न सदन है जिसके 299 सदस्य प्रथम वोट से और बाकी सदस्य दूसरे वोट से चुने जाते हैं। दूसरा, चांसलर का चयन। जर्मन नागरिक चांसलर का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं करते हैं। इसके बजाय वे हर 4 साल में संसद के सदस्य चुनते हैं। ये सदस्य बाद में चांसलर का चुनाव करते हैं। तीसरा, दोहरी मतदान प्रणाली। इसके तहत प्रत्येक मतदाता के पास 2 वोट होते हैं। पहला वोट निर्वाचन क्षेत्रों में से किसी एक में व्यक्तिगत उम्मीदवार हेतु होता है जो बहुमत प्रणाली के आधार पर चुना जाता है। दूसरा वोट लैंडर में पार्टी सूची के लिए दिया जाता है। इसी के साथ ओवरहैंग सीटों को देखें तो इसके अंतर्गत यदि कोई पार्टी बहुमत प्रणाली यानी पहले वोट में दूसरे वोट के परिणामों से अधिक सीटें जीत जाती है तो वह पार्टी अतिरिक्त सीटें रख लेती है। इन अतिरिक्त सीटों को ओवरहैंग सीटें कहा जाता है। और आखिर में बैलेंस सीटें। ऐसे मामलों में जहां कुछ पार्टियों को ओवरहैंग सीटें मिलती हैं तो देश भर में सभी पार्टियों के वोटों के हिस्से की पूर्ण अनुपातिकता सुनिश्चित करने के लिए बैलेंस सीटें अन्य पार्टियों को दे दी जाती हैं। इसी के साथ चलिए अब जर्मनी के चांसलर के चुनाव के बारे में भी जान लेते हैं। सर्वप्रथम संघीय चुनाव के बाद संघीय राष्ट्रपति द्वारा चांसलर पद के लिए एक उम्मीदवार का नामांकन किया जाता है। इसके बाद बुंदेस्टेग द्वारा चुनाव की प्रक्रिया की जाती है जिसके अंतर्गत बुंदेस्टेग एक गुप्त मतदान में नामांकित उम्मीदवार पर वोटिंग करवाता है। निर्वाचित होने के लिए उम्मीदवार को पूर्ण बहुमत हासिल होना चाहिए। और आखिर में दूसरे और तीसरे दौर का आयोजन करना।
जिसमें यदि उम्मीदवार पहले दौर में पूर्ण बहुमत हासिल करने में विफल रहता है तो दूसरा दौर आयोजित किया जाता है। आपको बता दें कि यदि दूसरे चरण में भी कोई नतीजा नहीं निकलता है तो तीसरे चरण में सबसे अधिक वोट पाने वाले व्यक्ति को चुन लिया जाता है। एक संसदीय स्थायी समिति ने लोकसभा में किसानों के कल्याण के लिए अनुदान मांगों पर रिपोर्ट प्रस्तुत की। यह रिपोर्ट कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण पर संसदीय स्थायी समिति द्वारा प्रस्तुत की गई है। चलिए इस रिपोर्ट में उजागर किए गए प्रमुख मुद्दे जानते हैं। पहला है कृषि क्षेत्र की धीमी वृद्धि। यह 2022-23 में 4.7% से घटकर 2023-24 में 1.4% हो गई है। देश के कुल कार्यबल का 54.6% कार्यबल कृषि में लगा हुआ है। 2022-23 के दौरान कृषि क्षेत्र ने वर्तमान मूल्यों पर भारत के सकल मूल्य वर्धन यानी GVA में 18.4% का योगदान दिया है। दूसरा मुद्दा है कृषि के लिए आवंटन में ठहराव। कृषि और किसान कल्याण विभाग को वित्त वर्ष 2024 के लिए 1.22 लाख करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं, जबकि वित्त वर्ष 2021 के लिए यह आंकड़ा 1.23 लाख करोड़ रुपए था। अन्य मुद्दों में निधियों का कम उपयोग, किसानों की कम आय और उत्पादकता, किसानों पर बढ़ता ऋण का बोझ आदि शामिल है। चलिए अब रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें भी जान लेते हैं। पहले है न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी, जो किसानों की आजीविका की सुरक्षा, ग्रामीण आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने के लिए जरूरी है। दूसरी है किसानों को दी जाने वाली PM किसान सहायता में वृद्धि करना। इसे वर्तमान के 6,000 रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर 12,000 रुपये प्रति वर्ष करना चाहिए। साथ ही इसमें बटाईदार किसानों और खेतीहर मजदूरों को भी शामिल किया जाना चाहिए। इसके अलावा है नाम में परिवर्तन करना, जिसके अंतर्गत कृषि एवं किसान कल्याण विभाग का नाम बदलकर कृषि, किसान एवं कृषि मजदूर कल्याण विभाग रखा जाना चाहिए। इससे कृषि मजदूरों के कल्याण पर अधिक ध्यान दिया जा सकेगा और उन्हें अधिक मान्यता भी प्रदान की जा सकेगी। साथ ही न्यूनतम जीवन निर्वाह मजदूरी के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना करने की सिफारिश भी की गई है, जिसे कृषि मजदूरों के लिए उचित एवं न्यायोचित मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया जाना चाहिए। और आखिरी है अनिवार्य सार्वभौमिक फसल बीमा योजना। ऐसी योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी PMJAY की तर्ज पर 2 हेक्टेयर तक की भूमि वाले लघु किसानों के लिए शुरू की जानी चाहिए। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। राधाकृष्णन समिति ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA के पुनर्गठन की सिफारिश की। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट CUET UG के प्रश्न पत्र लीक होने की शिकायतें मिलने के बाद जून 2024 में 7 सदस्यीय K राधाकृष्णन समिति गठित की गई थी। चलिए सबसे पहले भारत में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट से जुड़ी समस्याएं जान लेते हैं। पहला, प्रश्न पत्र लीक होना और अंकों में अनियमितता। 2024 की नीट अंडर ग्रेजुएट परीक्षा के प्रश्न पत्र आउट होने और छात्रों को ग्रेस मार्क्स देने में अनियमितता बरतने जैसी शिकायतें मिली थी। दूसरा, बार बार परीक्षा रद्द होना और तकनीकी गड़बड़ियां। बायोमेट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर में समस्या उत्पन्न होने, सर्वर फेलियर जैसी व्यवस्थागत खामियों की वजह से कई बार परीक्षाओं को रद्द करना पड़ा है। ज्ञातव्य है कि इन खामियों की वजह से जून 2024 में आयोजित होने वाली UGC नेट परीक्षा को रद्द करना पड़ा था। तीसरा, संचालन में पारदर्शिता की कमी, परीक्षा परिणामों के प्रकाशन में देरी, प्रश्न पत्र कठिनता के स्तर पर विसंगतियां और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। आपको बता दें कि नॉर्मलाइजेशन एक छात्र के स्कोर को इस तरह से संशोधित करने की एक प्रक्रिया है कि यह दूसरे छात्र के स्कोर के साथ तुलनीय हो जाए। इनके अलावा कुछ अन्य चिंताएं भी हैं, जैसे कि परीक्षा में राजनीतिक प्रभाव, भ्रष्टाचार आदि। इसका एक उदाहरण मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला है। इसी के साथ अब परीक्षा आयोजन में सुधारों पर राधाकृष्णन समिति की सिफारिशें जानते हैं। डिजी यात्रा की तर्ज पर डिजी एग्जाम अपनाना, इससे छात्रों का सही से सत्यापन हो सकेगा और किसी वास्तविक छात्र की जगह अन्य द्वारा परीक्षा में शामिल होने की प्रवृत्ति को रोका जा सकेगा। इसी के साथ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA का पुनर्गठन किया गया है, जिसे केवल उच्चतर शिक्षा के लिए प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करने की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए तथा राज्य और जिला स्तरीय संस्थाओं के साथ समन्वय भी स्थापित किया गया है। इससे सुरक्षित परीक्षा केंद्रों की पहचान करने, संदिग्ध तत्वों की सूची तैयार करने और उन पर कड़ी नजर रखने में मदद मिलेगी। साथ ही मोबाइल यानी अस्थायी परीक्षा केंद्रों में ग्रामीण, दूर दराज और कम आबादी वाले क्षेत्रों के परीक्षार्थियों को सुविधा होगी।
इनके अलावा अन्य सिफारिशें जैसे कि शिकायत निवारण प्रकोष्ठ की स्थापना करनी चाहिए, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा प्रदान करनी चाहिए, टेस्ट ऑडिट की व्यवस्था को मजबूत करने की आवश्यकता है आदि। चलिए अब खबर के अंत में परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए भारत में शुरू की गई अन्य पहले भी जान लेते हैं। लोक परीक्षा यानी अनुचित साधन निवारण अधिनियम लागू किया गया है तथा छात्रों के सत्यापन के लिए बायोमेट्रिक का उपयोग किया जा रहा है। इसी के साथ कंप्यूटर के जरिए रियल टाइम आधार पर परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं और आखिर में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए का गठन किया गया है। नजर डालते हैं आज की अंतिम मुख्य खबर पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ई कोर्ट्स मिशन मोड परियोजना के तीसरे चरण को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य न्यायालय के संपूर्ण अभिलेखों यानी रिकॉर्ड्स के डिजिटलीकरण के माध्यम से न्यायालयों को डिजिटल, ऑनलाइन और पेपरलेस बनाते हुए न्याय की अधिकतम सुगमता सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के भाग के रूप में ई कोर्ट्स परियोजना 2007 से कार्यान्वित की जा रही है। इसका उद्देश्य भारतीय न्यायपालिका को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी आईसीटी में सक्षम बनाना है। इसके चरण 1 और चरण 2 का क्रियान्वयन क्रमशः 2011 से 15 और 2015 से 23 के दौरान किया गया था। चलिए ई कोर्ट्स परियोजना के तीसरे चरण के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसमें सबसे पहले केंद्रीय क्षेत्र की योजना को समझें तो यह 2023 से 2027 तक 4 वर्षों के लिए कार्यान्वित की जाएगी। इसका परिव्यय 7,210 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। इसका उद्देश्य न्यायपालिका के लिए एकीकृत प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म का निर्माण करना है ताकि न्यायालयों, वादियों और अन्य हितधारकों के बीच एक निर्बाध एवं पेपरलेस इंटरफेस उपलब्ध हो सके। इसका कार्यान्वयन हाई कोर्ट्स द्वारा किया जाएगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की ई समिति की सिफारिश पर न्याय विभाग यानी विधि मंत्रालय द्वारा हाई कोर्ट्स को धनराशि जारी की जाती है। ई समिति ई कोर्ट्स परियोजना के कार्यान्वयन के लिए नीतिगत नियोजन, रणनीतिक निर्देश और मार्गदर्शन का काम देखती है। अब न्यायालयों के डिजिटलीकरण का महत्व समझें तो इसमें पहला है न्यायिक आधुनिकीकरण। ये डेटा आधारित निर्णय लेने को संभव और न्याय प्रदान करने को पूरी तरह से डिजिटल बनाता है। और दूसरा महत्व है लंबित मामलों के निपटान में तेजी। उभरती तकनीकों जैसे एआई, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन आदि को शामिल करके न्यायालय अपनी कार्यक्षमता बढ़ा सकते हैं और लंबित मामलों को कम कर सकते हैं। आपको बता दें ई कोर्ट्स परियोजना के चरण 3 में विभिन्न घटकों को शामिल किया गया है। पहला है S3WAAS प्लेटफॉर्म। यह एक सुरक्षित और दक्ष डेटा भंडारण एवं एक्सेस का समर्थन करता है। स्कैनिंग और डिजिटलीकरण के तहत भौतिक रिकॉर्ड को डिजिटल प्रारूप में तब्दील करने की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है। इसके अलावा ई सेवा केंद्र उपयोगकर्ताओं को इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं और सहायता प्रदान करने का काम करता है। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से स्केलेबल स्टोरेज और कंप्यूटिंग संसाधन प्रदान किए जाते हैं। वहीं CLASS क्लास सिस्टम अदालतों में लाइव ऑडियो विजुअल स्ट्रीमिंग की सुविधा उपलब्ध कराता है। और आखिरी है वर्चुअल कोर्ट, जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए रिमोट कोर्ट प्रोसीडिंग्स को संभव बनाता है। चलिए बढ़ते हमारे खास सेगमेंट सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की तरफ। आज हम बात करेंगे तुलसी गौड़ा जी की। हाल ही में पर्यावरणविद और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित तुलसी गौड़ा का निधन हो गया। तुलसी गौड़ा जी का जन्म कर्नाटक के होनाली गांव के हल्लाकी जनजातीय परिवार में हुआ था। इनके मुख्य योगदानों को देखें तो वनों के बारे में उनके ज्ञान के कारण उन्हें इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता था। उनके जनजाति के बीच वह वृक्ष देवी के रूप में लोकप्रिय थीं। उन्हें संपूर्ण कर्नाटक में 1 लाख से अधिक वृक्ष लगाने और उनकी देखरेख करने का श्रेय दिया जाता है। 2021 में पर्यावरण संरक्षण में उनके असाधारण योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। हम तुलसी गौड़ा जी से निस्वार्थता, पर्यावरणवाद, समर्पण जैसे जीवन मूल्य सीख सकते हैं। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। लोकसभा ने वित्त वर्ष 2024-25 के प्रथम बैच के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों को मंजूरी दी। आपको बता दें कि अनुपूरक अनुदान की मांग तब की जाती है जब उस वित्त वर्ष के लिए संसद द्वारा किसी विशेष सेवा हेतु पहले से अधिकृत आवंटन पर्याप्त नहीं पाया जाता है। श्रीलंका और भारत के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास स्लाइनेक्स 2024 पूर्वी नौसेना कमान के तत्वावधान में शुरू हुआ। यह 2005 में भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास के रूप में शुरू हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र INCOIS ने सर्च एंड रेस्क्यू एड टूल सारथ का अत्याधुनिक संस्करण विकसित किया है।
यह भारतीय तटरक्षक बल जैसी एजेंसियों को समुद्र में भारतीय खोज और बचाव सार यानी SAR अभियान को सटीक तरीके से चलाने में सहायता करेगा। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने देश का पहला डायबिटीज बायोबैंक चेन्नई में स्थापित किया है। मधुमेह यानी डायबिटीज क्रॉनिक और चयापचय मेटाबॉलिक संबंधी बीमारी है। इजराइल गोलान हाइट्स में यहूदी बस्तियों का विस्तार करने की योजना बना रहा है। इजराइल ने 1967 के 6 दिवसीय युद्ध यानी 6 डे वॉर में सीरिया से गोलान हाइट्स अधिकृत कर लिया था। एक हालिया अध्ययन से पता चला कि हवा में कम सल्फेट सांद्रता कम तापमान यानी लगभग -35 डिग्री सेल्सियस के साथ पार्टिकुलेट मैटर यानी PM कणों की अम्लता को कम करती है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग DBT से संबद्ध वैज्ञानिकों ने किसान कवच नामक एक स्वदेशी कीटनाशक सूट विकसित किया है। इसे ब्रिक इंस्टेम बेंगलुरु ने विकसित किया है। यह किसानों की कीटनाशकों के हानिकारक प्रभावों से बचने में मदद करेगा। वस्त्र मंत्रालय द्वारा मिल्कवीड फाइबर सहित नए प्राकृतिक रेशों में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। यह एक अनोखा प्राकृतिक रेशा है। इसे मिल्कवीड पौधों के बीज कोश से प्राप्त किया जाता है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।